जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का डेट 7 अगस्त का जिनका है उनके लिए 8 दिन अभी बचे हुए हैं और इसी 8 दिन में अच्छे से तैयारी कर लेना है कि आप लोग एग्ज़ाम में रिजल्ट निकाल सकें। तो बेहतर ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम प्रतिदिन यहाँ रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 है, ठीक है, वॉल्यूम 3 है और यह न्यू सिलेबस पर आधारित इसमें प्रश्न सभी दिए गए हैं और इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज 9 कंप्लीट कराया जाएगा। 8 तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है वीडियो, तो यह जा करके देख लीजिएगा। चैनल पर सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, यानी कि 245 के अनुसार संसद जो है क्या करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कि कानून बनाना संसद का कार्य है, ठीक है। 245 अनुच्छेद के तहत कानून बनाता है संसद। संसद में कौन कौन होते हैं शामिल, तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएंगे। फिर उसके बाद लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा। फिर उसके बाद कौन होता है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। और यह तीनों मिल करके ही संसद बनते हैं, ठीक है। संसद का निर्माण होता है। और संसद जो है कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है संसद का, तो संसद का जो है वर्णन किया गया है यह 79 अनुच्छेद में। कितने में, 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन है। और लोकसभा का कितने में है, तो लोकसभा का हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा का 80 हो जाएगा, याद रखिएगा 80 राज्यसभा का है, 81 हो जाएगा, यह हो जाएगा लोकसभा और 79 संसद का, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और संविधान जो है संशोधन कितने में होता है, संविधान भी संसद के द्वारा ही संविधान संशोधन भी किया जाता है। तो संविधान संशोधन जो हो जाएगा यह 368 अनुच्छेद के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा। कोई भी कानून बनाना हो तो संसद के द्वारा ही कानून बनता है, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित 2 बार लिखा गया है में से किसने संभाला था। तो देखिए, वित्त मंत्रालय का कार्यभार कौन संभाला था, यह अंतरिम सरकार 1946 में, तो लियाकत अली हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लियाकत अली खान संभाले थे वित्त मंत्रालय। एक बात यहाँ और समझ लीजिए कि 1946 का जो यह अंतरिम सरकार था उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य शामिल हुए थे, तो इसके लिए मुस्लिम लीग को जगह देने के लिए कांग्रेस के 3 मंत्रियों को हटना पड़ा था, ठीक है। 3 मंत्री को हटना पड़ा था। और वह 3 मंत्री कौन कौन थे, तो एक हो जाएंगे सैयद अली जहरी थे, ठीक है। और एक हो जाएंगे शरत चंद्र बोस थे, ठीक है, शरत चंद्र बोस हो जाएंगे। और एक और कौन थे, तो एक और सफ़ात अहमद था, ठीक है, सफ़ात अहमद। सैयद अली जहरी और एक शरद चंद्र बोस थे और एक सफ़ात अहमद थे। यह तीनों को हटना पड़ा था कांग्रेस के 3 मंत्रियों को, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग को 5 नेता को इसमें शामिल किया गया था, यह 1946 के अंतरिम सरकार में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है 3 और प्रश्न है कि प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ पे प्रथम जो पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता जो है यह किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, काका कालेलकर के द्वारा किया गया था, काका कालेलकर के द्वारा किया गया था। और यह जो काका कालेलकर की जो अध्यक्षता हुआ था यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1953 में, ठीक है, 1953 में हुआ था, 1953 में यह गठित हुआ था। और इसी की अध्यक्षता किए थे कौन, काका कालेलकर, प्रथम पिछड़ा आयोग। अगर पूछे आपको कि फिर उसके बाद एक और हुआ था, तो उसके बाद कौन हुआ था, तो एक हुआ था और बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1979 में, ठीक है, 1979 में हुआ था बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग, ठीक है। इसको कहा गया था मंडल, ठीक है, मंडल आयोग बीपी मंडल इसकी अध्यक्षता किए थे, तो इसको भी याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है
4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। बाकी इसमें 3 थे। कौन? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, फिर उसके बाद सर ऑक्सफोर्ड क्रिप्स थे, फिर डी वाला यहाँ पे हो जाएगा ये भी अलेक्जेंडर। यह तीनों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कैबिनेट मिशन का 3 सदस्य यही था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर ऑक्सफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। ये जो आपको रैमजे मैकडोनाल्ड है, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध जो हो जाएगा, इनका संबंध होगा आपको ये जो 1932 में, ठीक है, 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में हुआ था हिंदुओं में दलितों के लिए अलग से उसका निर्वाचन व्यवस्था देने का सांप्रदायिक पंचायत लागू किया गया था। तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा है, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत। और यह 16 अगस्त 1932 में, ठीक है, 16 अगस्त 1932 में यह लाया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के तहत ही सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। संविधान सभा में चुनाव जो होता था, चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा में चुनाव जो हुआ था यह 1946 में हुआ था, तो जुलाई में हुआ था, ठीक है, जुलाई 1946 में हुआ था संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था। संविधान सभा में जो बैठने के लिए जो नेता बने थे, तो उसका हुआ था जुलाई में, ठीक है। और अगर प्रथम इसका संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? 11वीं सूची में कौन शामिल नहीं है यह देखना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रामीण खेल जो है यह 11वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो 11वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें शामिल क्या क्या था? तो इसमें ग्रामीण खेल के जगह पर ग्रामीण विकास था, ठीक है, विकास, ग्रामीण विकास था, ग्रामीण विकास हो जाएगा। फिर उसके बाद था गरीबी उन्मूलन था, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। फिर बाजार था, सड़क था, सड़क, ठीक है, यह सब शामिल था इस 11वीं अनुसूची में। तो ये सभी को समझ लेना है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, ठीक है, 29 विषय थे। और देख लीजिए इसको कि ये 11वीं अनुसूची जो है 1992 में, कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जा कर के यह 11वीं सूची को जोड़ा गया था, ठीक है, इसको पर भी ध्यान देना है। 12वीं अनुसूची हुआ था, फिर 12वीं अनुसूची जो है 12वीं, इसमें कब हुआ था? तो यह 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, और यह भी हुआ था 1992 में ही, और इसी के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 12वीं में 28 विषय है, ठीक है, 28 विषय और 29 विषय हैं 11वीं में, तो इसको भी ध्यान से याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। RBI के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है 100 रुपये के नोट पर। अगर 1 रुपया की बात होता तो 1 रुपया के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के सिक्के पर, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर नोट रहेगा तो उस पर रहता है RBI का, ठीक है, RBI का रहेगा। 100 रुपया या 500 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, ये सभी पर छपे रहते हैं। एक बात और समझ लीजिए इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत जो सभी नोट होता है उसमें हिंदी एवं अंग्रेजी को मिला करके 17 भाषा लिखा गया, ठीक है, 17 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी मिला करके 17 भाषा उस पर लिखा रहेगा, आपको मिलेगा नोट के पीछे, देखिएगा, ठीक है, नोट के पीछे देखिएगा 17 भाषा रहेंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में जो है कितना निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय क्या था कि बैंक के पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी,
जो जिसको जिसको 50 करोड़ से अधिक था उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अभी क्या हो गया था, फिर उसके बाद एक बार 1980 में, ठीक है, एक बार 1980 में फिर 1980 में 200 करोड़ 1980 में 200 करोड़ जिसके पास बैंक के पास था उस समय भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में, जिसके पास 200 करोड़ रुपये था, जिसके बैंक के पास, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 1969 में, ठीक है, 1969 में। फिर एक बात और इसमें समझ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको कि 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रभारी दोनों थी, ठीक है, 1969 में ही। 8 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को आपातकालीन ऋण देता है उसे कहा जाता है। तो देखिए उसको कहा जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा रेपो दर कहा जाता है, ठीक है, रेपो दर कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। रेपो दर वह दर होता है जिस ब्याज पर व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई आपातकालीन ऋण देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं, तो रिवर्स रेपो दर वह दर होता है जो व्यावसायिक बैंकों के पास आपातकालीन तरलता अधिक हो जाने पर आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिसके एवज में आरबीआई ब्याज देता है, उसी को रिवर्स रेपो दर कहता है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के द्वारा ही ब्याज दिया जाता है, रिवर्स में करके ब्याज दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई बैंक के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो वह बैंक के आरबीआई के पास रख देता है कि आप रख ले रहिए, तो उसके बदले में जब रखेगा तो आरबीआई ही उसको रिटर्न देता है, ब्याज देता है, उसी को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अगर आरबीआई किसी दूसरे बैंक को देता है ब्याज तो उसको रेपो दर कहते हैं, ठीक है, रेपो दर कहते हैं। बैंक दर एक होता है, ठीक है, बैंक दर होता है, ठीक है। बैंक दर किसे कहते हैं, तो बैंक दर वह दर होता है जो आरबीआई द्वारा व्यावसायिक बैंकों से लिया जाता है, ठीक है। यह जो बैंक दर होता है वह क्या होता है कि आरबीआई द्वारा व्यावसायिक बैंकों से लिया जाता है, ऋण उपलब्ध कराने के एवज में ब्याज देता है आरबीआई ब्याज देता है, उसी को बैंक दर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे 9 नंबर है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन जो है यह कब कब आया भारत, इसका क्रम बताना है, ठीक है। तो इसका क्रम सही कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर, इसका सही देख लीजिए कि 9 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पहले आया कौन, तो पहले आया फहियान आया, ठीक है, फहियान आया, ठीक है। तो फहियान कब आया था, फहियान आया था 399 में, ठीक है, 399 में। उसके बाद कौन आया, तो हेनसोंग आया। अच्छा हेनसोंग कब आया था, तो हेनसोंग आया था 629 में, ठीक है, 629 में। अगर आपसे पूछे कि तो यह टॉमस रो कब आया था, तो यह 1615 में टॉमस रो आया था, 1615 में टॉमस रो। तो यहाँ देख लीजिए आपको सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। यह जो फहियान है, यह जो है किसके शासनकाल में आया था, तब फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, चंद्रगुप्त दूसरा, ठीक है, चंद्रगुप्त दूसरा के समय में, द्वितीय के समय में आया था। और यह जो हेनसोंग है यह किसके शासनकाल में आया था, तो यह आया था हर्षवर्धन, ठीक है। हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था यह हेनसोंग, ठीक है। और हेनसोंग को क्या कहा जाता है, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तथा इसको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है हेनसोंग को, ठीक है। और हेनसोंग के द्वारा ही एक लिखा गया था ग्रंथ, उसे कहा जाता है CU की, ठीक है, याद रखिएगा CU की कहा जाता है, यह हेनसोंग के द्वारा ही लिखा गया था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। और यह जो आपको टॉमस रो था यह 1615 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया। तो देखिए इसमें कौन कंट्रोल के जो इसका बगावत खिलाफ में नहीं किया था, तो 10 का आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद का निज़ाम जो है यह जो नहीं किया था, ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम।
चलिए आगे देख लेते हैं। 11 में है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो है किसके बारे में था, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उससे एक असामान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती। यही है आपको राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका देखिए नील दर्पण के अगर पूछा जाए कि नील दर्पण, अगर आपको नील दर्पण एक नाटक है, ठीक है, यह तो नील विद्रोह है लेकिन नील दर्पण एक नाटक है, ठीक है। तो यह नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, यह नाटक है, याद रखिएगा। और यह कब 1859 में यह नाटक लिखा गया था, याद रखना है। और नील आयोग का संबंध जो है बंगाल से है, ठीक है। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था और यह हुआ था कब, तो यह 1859 से लेकर के 60 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। और यह मतलब शांति से विद्रोह हुआ था, यह अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, हिंसात्मक आंदोलन नहीं था। तो इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, ठीक है, तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुआ है यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा का इसमें प्रयुक्त किया गया है, प्राकृतिक भाषा का, ठीक है। अशोक के शिलालेख में कौन कौन भाषा था यह एक बार जान लीजिए आप लोग। एक ब्राह्मी था, ठीक है, ब्राह्मी, फिर उसके बाद खरोष्ठी था, ठीक है, खरोष्ठी, फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद ग्रीक और फिर अरमाइक था, ठीक है, अरमाइक, याद रखना है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, यह जो है अशोक के शिलालेखों में वर्णन किया गया है भाषा को, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, ग्रीक कौन कौन, ग्रीक और अरमाइक जो है, यह ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेखन जो है यह अफगानिस्तान में मिला है। और खरोष्ठी यह खरोष्ठी जो है, खरोष्ठी लिपि का यह कहाँ मिला है, तो यह शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान में मिला है। और उसके बाद जो यह आपको हो जाएगा ब्रह्मी जो है यह भारत में है, ठीक है, ब्रह्मी लिपि अभिलेख जो है भारत में यह मिला है। एक बात और इसमें समझ लीजिए कि इसमें अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिला था, तो सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला था, 1837 में पहला सफलता मिला था। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो 14 है, ठीक है, 14 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसको देख लेना है सही से कि 13 का आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा सी, साकल है, ठीक है, साकल का इसमें वर्णन किया गया है। इनमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत प्रदर्शन विचारों का भी वर्णन किया गया है। सिहल द्वीप, एक इसमें पूछा जाता है कि सिहल द्वीप किसे कहा गया है, सिहल द्वीप जो है यह श्रीलंका को कहा गया है, ठीक है, श्रीलंका को सिहल द्वीप कहा गया है। और इसमें एक पूछा जाता है कि इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शाब्दिक जो शताब्दी है, इसमें रचित एक दीपवंश होता था जो पहला ग्रंथ था, ठीक है, दीपवंश जो है पहला ग्रंथ है। फिर उसके बाद एक महावंश था, महावंश ग्रंथ में मगध राजाओं का इसमें क्या हुआ था, क्रमबद्ध सूची मिलता है, कौन में, तब महावंश में, ठीक है, महावंश जो था उसमें मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूची मिलता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को याद रख लेना है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित है। देखिए इसमें अंतर्निहित कौन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे उत्तर आकृति को दिखा देते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि घूमना अनुमान नहीं है। तो इसमें देखना है कि इसमें कौन सा आकृति अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर 14 का हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यह आकृति इसमें अंतर्निहित है, ठीक है। इसको देखिएगा अच्छे से तो इसको समझ में आएगा, मिल रहा है, ठीक है, इसी का यह एक भाग है।
चलिए आगे देख लेते हैं। 15 का यहाँ पे है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुज पूछा गया है फ्रेंड्स। इसमें आप लोग गिनती कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक ये हो गया, 5 हो गया, और यहाँ से एक हो जाएगा आपको 6 हो गया, और यहाँ से एक हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यह 7 हो जाएगा। यही कुल टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या है। ठीक है, 7 त्रिभुज की संख्या इसमें दिया गया है। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 16 में यहाँ पे है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक के स्थान पर आ रह सकती है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के जगह पर आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे 16 में किया क्या गया है फ्रेंड्स, इसमें यह किया गया है कि 6 + 7 × 9। ठीक है, 6 + 7 × 9 किया गया है, और बराबर में क्या किया गया है, बराबर में 11 7। ठीक है, यानी 117 है। तो इसको क्या हो गया, 7 × 6 = 13 और × 9 किया गया है। ठीक है, यह हो गया। फिर उसके बाद इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए कि 9 और 2 हो गया कितना, 9 2 11 हो गया। 11 गुने फिर है आपको 7 है, 11 × 7 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1177 यहाँ होना चाहिए, 11 7 होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर में है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग इसमें आपको लिखा गया है ऑप्शन बी में। आप लोग इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको एक बार अपने नज़रों से देखते जाइएगा। ठीक है, 18 को यहाँ देख लेते हैं। 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 और 19 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। और 20 नंबर है, और 20 नंबर का प्रश्नों का यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 21 नंबर है, और 21 नंबर प्रश्नों का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 22 नंबर है, और 22 नंबर प्रश्नों का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 23 नंबर है, और 23 नंबर का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ये सब एक नज़र अपने अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग अपने से पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा इसको बेटर समझ में आएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं। 24 का है, 24 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे है आपको अभी हिंदी की प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, रूढ़ शब्द यहाँ पूछा गया है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द जो उसे कहते हैं जिसको खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कमल। यह जो है आपको रूढ़ शब्द है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करिए। अगर पर्वत की तलहटी है तो उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो एक शब्द में कह सकते हैं उसको उपत्यका। यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपत्यका कहा जाता है। आगे यहाँ देख लें 27 का कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जिसके हाथ में चक्र हो उसको एक शब्द में कह सकते हैं चक्र पाणी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ आगे है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। घर बसाना का मतलब क्या हुआ, तो ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि ब्याह करना, यानी विवाह करना हो जाएगा। घर बसाना गांव घर में सुने होंगे आप लोग कि फलना घर बसा लिया। ठीक है, तो इसका हो गया सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा की कृति यामा है। महादेवी वर्मा की कृति यामा जो है यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगी, काव्य संग्रह है। आगे यहाँ देख लेते हैं 30 में कि रोबहूँ सब मिली आवहूँ भरत भाई। रोबहूँ सब मिली आवहूँ भरत भाई, हाँ 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 भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह पंक्ति यह किसकी है, तो यह पंक्ति किसकी है, तो 30 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, एक यहाँ समाचार पत्रों में पूछा गया है, तो वाक्यों का सही क्रम देखना है इसमें। तो 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। तो पहले आएगा, यह आएगा प्रकाशित विज्ञापन। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से
पदार्थों से यहाँ पे क्षम हो जाएगा कि परिचित होते हैं। यह सही, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ देखिए कि आधी रात में सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है, इसमें कौन सा ऑप्शन में त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर ऑफ 32 का हो जाएगा डी है कि सोने की कीमत में ही त्रुटि है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि सोने की कीमत में त्रुटि है, तो इसमें हो जाएगा आपको कि कीमत जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कीमत जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो सोने की कीमत का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर 33 देख लेते हैं कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है ये हो जाएगा ऑप्शन आप में साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा राइट। 34 नंबर देखते हैं कि एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बल्ब से लेंस पर आती किरणें लेंस से गुजरने के बाद समानांतर हो जाती है, तो लेंस की क्षमता का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। आगे है कि द्रवचालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, द्रवचालित जो यहाँ पे आपको दिया गया है ब्रेक, यह किस पर निर्भर करते हैं। तो यह पास्कल के नियम पर। ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे है कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में क्या घूम जाते हैं। तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि सभी, यहाँ पे सभी डोमेनों के सभी परमाणु। ठीक है, सभी डोमेनों के सभी परमाणु घूम जाते हैं। आगे है 37 नंबर का है कि निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि उपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, उच्चाचयी पर ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ध्रुव पर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्र केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे 40 नंबर में है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन है। तो परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम वज्रपात की तरह गिरा है। यह बात किसने कहा था। तो यह बात कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, और यह 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन वहाँ उस समय गवर्नर थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। माइकल ओ डायर को उधम सिंह जो मारे थे, यानी यह वही डायर है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो इसने गोली चलाने का आदेश दिया था, इसी के यह बदला लिए थे उधम सिंह ने। आगे यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर 44 का हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना लागू किया गया था। 45 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। ठीक है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं के नगर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है। और पेरिस को क्या कहा जाता है। पेरिस को, इसको आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर गोरो का कब्र किसे कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है
गिनी तट को, ठीक है, गिनी तट को गोरों का कब्र कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वुल जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। 40 नंबर में है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम बताना है। भारत के जो नए संसद बना है उसके प्रभारी और वास्तुकार का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा पद्म श्री बिमल पटेल। पद्म श्री इनको मिला है, बिमल पटेल जी हैं, ठीक है, पद्म श्री बिमल पटेल जी हैं, याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। 47 का ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 48 नंबर है। 48 नंबर है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सही है यह बताना है, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कि 2 और 3 इसमें सही है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया गया है और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों प्राकृतिक में केवल सलाहकारी है, ठीक है। यह आपको 2 इनमें सही हो जाएंगे। आगे है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले लोकायुक्त जो है किस राज्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। 300 जो है यहाँ पे अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। महान्यायवादी आपको 76 में हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे देख लेते हैं नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा 100% है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 100% है, ठीक है, नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध है। तो देखिए ऑप्शन है कि ये हो जाएगा सही कि 1948 ईस्वी की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के संबंध में है, ठीक है। पोलो ऑपरेशन यह हैदराबाद के पुलिस कार्रवाई की गई थी हैदराबाद पर, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सरगेसो सागर एक हिस्सा है। देखिए सरगेसो सागर यह हिस्सा है तो किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। और यह अटलांटिक महासागर जो है इस एक आकार का है, ठीक है, ये आकार का है। और सरगेसो सागर जो है यहाँ पे है, ठीक है, यह उत्तरी में हो जाएगा, बीचों बीच अगर इसको हम ऐसे बांटते हैं तो यहाँ पे सरगेसो सागर है। सरगेसो सागर क्या है, तो यह एक प्रवाल भित्ति जो है वहाँ पे वह बीच में घिरा हुआ सिर्फ है, ठीक है, घास का बना हुआ है सरगेसो सागर, इसका कोई तट नहीं है, ठीक है, कोई तट नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को 55 नंबर है कि देखिए यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो गया है आप लोग को, तो मैथ का हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। और अगर इसका पीडीएफ देखना चाहें आप लोग सोल्व किया हुआ तो जाकर टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए आप लोग और वहाँ पे जाकर के देख लीजिए इसको सोल्व किया हुआ, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं, अगर वीडियो आप लोग रोक कर बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ देखिएगा आप लोग जाकर के टेलीग्राम पर, ठीक है। यहाँ देखते हैं 55 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 और 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 देखते हैं और 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 जो है इसका आंसर सी होगा, ठीक है, सी होगा। यहाँ पे आगे हम ऑप्शन में चलते हैं, 58 का सी है, ठीक है, 48 हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 और 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। 59 है और 59 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे 60 है और 60 का आंसर बी हो जाएगा। 61 और 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। और यहाँ 62 है और 62 का आंसर बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर में है कि एथेनॉल में डाईएथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो एथेनॉल में डाईइथाइल बनने का जो प्रक्रिया है वो किस पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ठीक है, निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 64 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी बंधन है। तो देखिए इसमें से वैद्युत संयोजी बंधन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक तत्व के दो समस्थानिक के कौन सा गुण
कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं? तो 65 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, आगे 66 नंबर है कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है? तो देखिए न्यूट्रॉनों गति को मंद करने वाला इसमें से कौन हो जाएगा? भारी जल हो जाएगा। ठीक है, D2O हो जाता है। ठीक है, D2O, इसी को भारी जल कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाइड्रोकार्बन के मध्य द्विबंध बनता है? ठीक है, तो किस हाइड्रोकार्बन के मध्य में द्विबंध बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, CnA हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि कथन दिया गया है और इसमें कथन के हिसाब से सही चयन करना है। ठीक है, यहाँ आगे है कि डोबेराइनर ने ट्रिक का नियम दिया। फिर डोबेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिसमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है, बाकी इसमें 2 गलत है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो नंबर है कि निम्न में से किस में उपास्थि मौजूद नहीं होता है? देखिए उपास्थि जो है किस में मौजूद नहीं होता है? तो इसका डी हो जाएगा, ब्रिक में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उपस्थिति के मतलब क्या हो जाएगा? हड्डी जो है इसमें नहीं उपस्थित रहता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक निम्न में कौन सा था? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर 71 का आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा कि बैगनी और सफ़ेद फूल था इसमें। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेड क्लिफ हो जाएगा, पाकिस्तान के बीच हो जाएगा, और डुरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से ध्यान दिया, सत्य और सत्य में कभी फंसा जाता है तो यहीं पे आदमी फंस जाता है। कहीं लिखा रहता है नहीं है तो आदमी समझ लेता है कि है, तो वहाँ पे ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? रज महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? तो यह आपको उड़ीसा में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च किया है? ग्लोबल हैकथॉन जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेयर विंगर। आगे यहाँ देख लेते हैं कि 2 बिंदु है इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये हम आपको मैथ से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। 85 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, और 86 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, और यहाँ पे 87 का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ये सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ पे जा करके। आगे 88 है और 88 का आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 89 है और 89 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए पीडियाट्रिशियन जो है बच्चे संबंधित है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है यह आपको त्वचा संबंधित हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को इसको देखना है, इसको कौन सा इसमें मान पुट होगा जिसका इक्वल में 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका 90 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 91 का है और 91 का आंसर क्या हो जाएगा? यह सीटिंग अरेंजमेंट संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
92 का यहाँ पे है कि टेस्ट में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। ठीक है, टेस्टिस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, टेस्टोरोन हो जाएगा। टेस्टोरोन यह जो है पुरुष हार्मोन है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो आमतौर पर शैवाल जो कहा जाता है यह कहता है थैलोफाइटा कहा जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं किस तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं के ध्रुमांशों के बीच की संधि को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, सिनैप्स कहा जाता है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो हो जाएगा यह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे है कि पौधों में अवशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्परिवर्तित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे 98 में है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। तो बीजाणुओं का उपयोग करता है प्रजनन के लिए, वह है यहाँ पे फर्न है। ठीक है, फर्न। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को कौन प्रदर्शित करते हैं। मूल शीर्ष लगातार विभाजित कोशिकाओं को कौन प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, विभाज्योतक वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि पुष्प के किस जनन भाग में जनन कोशिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुंकेसर एवं स्त्री कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को 9 नंबर सेट समाप्त हो गया है और जल्द ही आप लोग को 10 नंबर सेट अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा।